वो एक बूढ़ी औरत थी और किसी फैक्ट्री में काम करती थी। उन दिनों हड़तालों के बायस आए रोज फैक्ट्री बंद हो जाती। उस बूढ़ी का जरिए रोजगार तो ये गारमेंट की फैक्ट्री थी, जहां पर वो कपड़े पर बने फूलों और मुख्तलिफ कंपनियों के मोनोग्राम्स की कढ़ाई शुदा हरूफ पर से फालतू धागे काट कर अपना रिस्क कमा रही थी। उस बूढ़ी का नाम अफरोज था और वो सिंध के किसी अंदरूने इलाके के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसका एक बेटा और 3 बेटियां थीं। 2 बेटियां ब्याही जा चुकी थीं। छोटी बेटी अभी बिन ब्याही थी। बेटा भी 18 बरस का था, जो कि गैर शादीशुदा था। ये दोनों उसके साथ रहते थे। एक रोज अफरोज मेरे घर आई। हमारा गेट खुला था और वो बेधड़क अंदर चली आई। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। उसको यूं बेधड़क और एतमाद से घर के अंदर दाखिल होते देखकर हैरत हुई। उससे पूछा, तुम कौन हो और बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गई? आप घबराइए नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, अच्छे खानदान की हूँ। मैट्रिक पास हूँ लेकिन जरूरतमंद हूँ, काम ढूंढ रही हूँ, इसीलिए आपका दरवाजा खुला देखकर अंदर आ गई। यहाँ कराची में सब अपने घर का दरवाजा बंद रखते हैं, हत्ता कि अक्सर घरों के बाहर तो चौकीदार होते हैं, लेकिन आपका दरवाजा खुला था। मैंने समझा कि आप शायद बेखौफ लोग हैं, अल्लाह पर भरोसा करने वाले, या फिर गाँव से ताल्लुक है। हमारी तरफ कोई भी अपने घर का दरवाजा बंद नहीं रखता। दिन रात मकानों के दरवाजे खुले होते हैं। तो अपनायत का एक एहसास आपके मकान से मिला और मैं अंदर आ गई। पूछती भी किससे इजाजत लेती? यहाँ कोई चौकीदार तो था नहीं। इसकी गुफ्तगू की शाइस्तगी और अंदाजे बयां देखकर मैं हैरान रह गई। किस कदर पुरएतमाद थी, जैसा कि कोई साद होता है। साद उसको कहते हैं जो बेखौफ हो और इस वजह से हो कि उसने कभी चोरी न की हो। ये औरत सच कह रही थी, चोर नहीं थी, साद ही थी। तभी मैंने उसको अंदर आने दिया। उसके अंदाजे गुफ्तगू से, हुलिये, साफ सुथरे लिबास से दिल चाहा कि उसके साथ इज्जत से पेश आया जाए। सो मैंने किचन में पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। अम्मा इधर बैठ जाओ और आराम से बात करो। कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम हुस्न अफरोज है। उस जात से ताल्लुक रखती हूँ जो दीनी और दुनियावी लिहाज से आला मानी जाती है, लेकिन नसीब की मारी हूँ कि नसीब जात पात से बालातर है। पहले जमींदारी थी, गर्चे थोड़ी जमीन थी, मगर इज्जत से रोजी का जरिया थी। फिर किसी मजबूरी की वजह से गिरवी रखनी पड़ी। उसमें बना हुआ घर भी साथ गिरवी रखा गया। हम दर बदर हो गए। शौहर को उनके रिश्तेदार साथ ले गए। मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ कराची आ गई, ताकि यहाँ हम मिलकर कुछ कमा लें और गिरवी की रकम इकट्ठी करके अपने घर और जमीन को छुड़वा लें। अम्मा, कितनी रकम तुमने देनी है? ना पूछो बेटी, लाखों में है। मेरे शौहर के दोस्त के हाथों कत्ल हुआ और मेरे शौहर को भी मकतूल के वर्षा ने FIR में मुलविस कर दिया। उस झूठे मुकदमे से जान छुड़वाने के लिए हमने अपनी जमीन और मकान गिरवी रखकर पैसा भरा है। मेरे खावंद की गर्दन तो मुकदमे से छूट गई, लेकिन हमारे खानदान का शिराजा बिखर गया और हम दरबदर हो गए। अब कहाँ रहती हो? आपके बंगले के पीछे जो कच्ची आबादी है, वहाँ एक किराए का मकान लिया है। एक कमरा और सहन है। बिजली कुंडे की है। सिर्फ 200 रुपए महाना मालिक मकान को अदा करना पड़ता है। किराया 8,000 रुपए महाना है। कच्ची बस्ती में 8,000 रुपए महाना? मैंने हैरत से सवाल किया। हाँ बीबी, इस गोट में इतना ही किराया चल रहा है। पहले 3,000 था, फिर 4 हुआ और बात 8 तक जा पहुंची है। इतना किराया हर माह कैसे अदा करती हो अम्मा? ये तो बहुत ज्यादा है ना? ये तो बहुत ज्यादा है ना? हाँ जी, हमारे लिए तो और भी ज्यादा है, क्योंकि हम अपने साथ किसी को शरीक नहीं करते। वरना इस गोट में जनूबी पंजाब, खुसूसन रहीम यार खान के देहातों और बस्तियों से बहुत लोग मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, तो वो कई कुंबे एक मकान में मिलकर रहते हैं और किराया आपस में तकसीम कर लेते हैं। घर के मर्द, औरत, बच्चे भी मेहनत करते हैं। औरतें कोठियों में झाड़ू पोछे का काम करती हैं। बच्चे बच्चियां भी बंगलों में खिदमतगार होकर काफी कमा लेते हैं। एक बच्ची जो उम्र में 8 से 12 बरस की हो, अगर किसी बेगम के पास सुबह से रात तक रहे तो खाने कपड़े के अलावा बेगम उसको 5,000 तनख्वाह भी देती हैं। मर्द सब्जी फ्रूट की एड़ियां लगाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, तो उनकी फी कस आमदनी एक खानदान के लिए अच्छी भली हो जाती है। एक कुंबा मिलकर 20-25 हजार रुपए महाना कमा लेता है। इस पैसे से अपने गांव जाकर घर बनवाते हैं या फिर माल मवेशी खरीदते हैं। और तुम लोग कितना कमा लेते हो? बेबी, हम झाड़ू पोंछे का काम नहीं करते। मेरी बेटी मैट्रिक पास है और वो एक टीचर के पास मुलाजमत करती है। सुबह से शाम तक उसके बच्चे को संभालती है, तो 10,000 रुपए मिलते हैं और मैं फैक्ट्री से माल घर लाकर सारा दिन धागे तोड़ती हूँ। शाम को माल वापस करती हूँ तो दिन भर की मजदूरी 400 के लगभग बना लेती हूँ। लेकिन आजकल हालात दुरुस्त नहीं। फैक्ट्री अक्सर बंद हो जाती है तो काम रुक जाता है और आमदनी भी नहीं मिलती। तभी सोचा किसी बंगले पर कोई हल्का फुल्का काम कर लूं। अच्छे लोग होंगे तो मैं दयानतदारी से करूंगी, तो वो भी कदर करेंगे। और बेटा, वो क्या करता है? उस पर अफरोज को झेंप सी गई और ठंडी सांस भरकर बोली, वो मैट्रिक पास है मगर अपनी मर्जी का मालिक है। कुछ नहीं करता, सारा दिन सोया रहता है। रात को चला जाता है अपने दोस्तों के पास गपशप करने, आधी रात को आ जाता है। लेकिन अपना खर्चा वो मुझसे नहीं लेता, लेकिन कमा कर भी हमको नहीं देता। लोग कहते हैं कि जवान बेटों का बड़ा आसरा होता है, लेकिन बेटी क्या कहूँ, बस दुआ करें खुदा उसे भी राह हिदायत दे। मुझे अम्मा की बात समझ ना आ सकी। बहरहाल अम्मा अफरोज ने बताया कि उसने कदरे बेहतर मकान लिया है, जिसमें बिजली, पानी, गैस भी है, लेकिन किराया 10,000 है।
बेटी की तनख्वाह सारी किराए में चली जाती है और उसकी अपनी कमाई से घर चलता है। इसको दोपहर का खाना और चाय फैक्ट्री से मिल जाती है और बेटी को इसकी मालकन से 2 वक्त का खाना मिलता है। बेटा भी अपना खाना पीना खुद कर लेता है। ये बचत इसलिए करती हूँ कि अपनी सारी आमदनी उन लोगों को भिजवा देती हूँ जिनको गिरवी का पैसा भरना है। वो अच्छे लोग हैं, किस्तों में ले रहे हैं, तंग नहीं करते। जब पैसा हम पूरा भर देंगे वो जमीन और घर हमारे हवाले कर देंगे। ये उनका वादा है और हम गाँव के लोग वादे का एतबार करते हैं। बेबी, मुझे अफरोज की बातें सुनकर दुख हुआ कि बेचारी कितनी मजबूर है। इस उम्र में कमा कमा कर कर्जा उतार रही है, हालांकि ये उम्र तो बैठकर खाने और आराम करने की है। तुम्हारा शौहर कुछ नहीं करता। वो मुझसे उम्र में 15 बरस बड़ा है। वो तो काफी ज़ईफ और बीमार है। गांव में अपने कजन के पास रहता है। शादीशुदा बेटियां सुखी हैं मगर दामादों के घर रहना पसंद नहीं करता। कमाने के काबिल है नहीं। मेरे घर के पिछवाड़े एक कमरे का क्वार्टर खाली पड़ा था। ये सर्वेंट क्वार्टर था। ये सर्वेंट क्वार्टर हमने बनवाया इसीलिए था कि किसी मुलाजिम को रिहाइश के लिए दे देंगे। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, अम्मा अफरोज, मैं तुमको जानती तो नहीं, पहली मुलाकात है, मगर तुम्हारी बातों से मुझे तसल्ली हो गई है कि तुम अच्छे खानदान से हो और जरूरतमंद भी हो। अगर चाहो तो मेरे पास सर्वेंट क्वार्टर में आ जाओ, रिहाइश इख्तियार कर सकती हो और बदले में मेरे बर्तन धो दिया करना। बाकी कामों के लिए मासी काम करने वाली आती है, लेकिन वो आए रोज नखरे करती है तो बर्तनों का मसला बन जाता है। वो बहुत खुश हुई, बोली, बीबी जरूर काम करूंगी, और भी कोई काम होगा, मसलन सिलाई मशीन पर हल्की फुल्की सिलाई वगैरह सब कर दूंगी। मेरा किराया बच जाएगा तो हमारा कर्ज जल्द अदा हो जाएगा और हम अपने गांव वापस चले जाएंगे। तो क्या कल से सामान ले आऊं? साहब आ जाएं, शाम को बात कर लूं, तो फिर सुबह सामान ले आना, क्योंकि तुम्हारा जवान बेटा साथ है, लिहाजा उनसे इजाजत लेना बहुत जरूरी है। शाम को बेटे को भी ले आना, वो उसको देख लेंगे और मिल लेंगे तो बात बन जाएगी। अम्मा अफरोज की आंखें जगमगा उठी, तशक्कुर के आंसू थे। कहने लगी, जरूर, मैं शाम को शबीर को भी ले आऊंगी। वो मासूम सा लड़का है, देखने में 15-16 बरस का ही लगता है। मैंने बहुत प्यार से पाला है। आप मिलेंगी तो रहने से मना नहीं करेंगी। वो आपके पौधों को पानी भी दे दिया करेगा और साहब की गाड़ी भी धो देगा, आपके सौदे भी ला दिया करेगा। अच्छा अम्मा, ये तो बात की बात है, तुम शाम को आ जाना, साहब शाम को ही आते हैं। अम्मा अफरोज चली गई और शाम को बेटी और बेटी के हमरा आ गई। उसकी बेटी की उम्र 20 के लगभग थी और बेटा तो वाकई 15 बरस का ही नजर आता था, जबकि अम्मा के बकौल 18 साल का था। ताहम खूबसूरत, नर्म नाजुक, लड़कियों जैसे हाथ पांव थे। चेहरा हसीन, बड़ी बड़ी बेहद पुरकशिश गहरी झील सी आंखें, ऐसा हसीन कि देखो तो नजर भर कर देखा ना जाए। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, माशाअल्लाह, खुदा इसकी उम्र दराज करे। ऐसा उम्दा लिबास के किसी नवाबजादे का फर्जंद मालूम होता था। गुर्बत की कोख से जन्म लेने वाले हीरे को मुफलिसी ने मिट्टी में मिला रखा था। मैंने कहा, अम्मा बेशक इस उम्र में भी भली लगती हो। बेटी भी माशाअल्लाह प्यारी सूरत की मालिक है, लेकिन आपके बेटे का जवाब नहीं। अल्लाह ताला ने इसकी सूरत खास तवज्जो से बनाई है, इसकी नजर उतारा करो। चंद मिनट वहीद ने शबीर से बातचीत की। वो बहुत मासूम था, जिसे दुनिया की हवा ही न लगी हो। उन्होंने मुझे कहा कि इस फैमिली को अपने सर्वेंट क्वार्टर में रख लेते हैं। ये शरीफ लोग नजर आते हैं। जब मैं शहर से बाहर दफ्तरी काम से अक्सर दौरों पे होता हूँ, तुम और बच्चे अकेले होते हो। इन लोगों के रहने से तुमको भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उनकी इजाजत मिलते ही मैंने अफरोज अम्मा को कहा कि कल सामान ले आना। बस एक बात का ख्याल रहे कि तुम्हारे मेहमान यहाँ आकर कयाम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ 3 अफराद ही रह सकते हो। उसने कहा, बीबी कोई मेहमान नहीं आएगा, हम माँ बेटी भी सुबह को चले जाएंगे तो शाम को लौटेंगे। अलबत्ता मेरा बेटा क्वार्टर में रहेगा और शाम को कंप्यूटर सेंटर चला जाएगा। वहाँ ये काम करता है और काम सीखता भी है और रात को 12-1 बजे तक आता है। इसीलिए आपको गेट की एक चाबी हमको देनी पड़ेगी, ताकि जब ये रात को देर से आए तो खुद गेट खोलकर अंदर आ जाए और आपको तकलीफ ना हो, वरना आपकी नींद खराब होगी। मैंने अल्लाह के भरोसे गेट की एक चाबी उन लोगों को दे दी ताकि अपनी मर्जी से आ जा सकें और हमको बार बार गेट न खोलना पड़े। अम्मा अफरोज का मामूल था कि तहज्जुद के वक्त उठ जाती थी, तहज्जुद पढ़ी, फिर नमाज, कुरान पाक की तिलावत करती और सुबह 7 बजे से पहले अपना नाश्ता और चाय बना लेती। नाश्ता अक्सर पापे और चाय पर मुश्तमिल होता था। बेटा सोया रहता, बेटी भी नमाज फजर के वक्त उठ जाती। वो बाकायदगी से नमाज पढ़ती, फिर नहा धोकर कपड़े बदलती, नाश्ता करके दोनों माँ बेटियां घर से चली जाती। बेटी अपनी मुलाजमत पर और माँ गारमेंट फैक्ट्री। फिर शाम तक लौटती। जाने से पहले अफरोज मेरे बर्तन धोकर जाती और रात को उसकी बेटी किचन में आकर बर्तन वगैरह धोकर किचन साफ कर दिया करती थी। ये लोग इस कदर अमनो सुकून से रह रहे थे कि मुझे उनसे कोई शिकायत न थी। मेरी मुलाजमा बदस्तूर आ रही थी। इतवार को वो अलबत्ता छुट्टी करती, तब मुझे काम के लिए किसी मददगार की जरूरत पड़ती थी। ये माँ बेटी इतवार के दिन का थोड़ा सा वक्त मेरे किचन के काम कर दिया करती थी। इन लोगों के आने से मुझे काफी सुकून मिला और शाम को शबीर नहा धोकर साफ कपड़े बदलता और अपनी ड्यूटी पर जाने से कबल मुझसे पूछता, बाजी कोई सौदा मंगवाना है? मैंने जो सौदा दूध और नाश्ते का सामान मंगवाना होता एक पर्चे पर पहले से लिख कर रख लिया करती और इसको पर्चा और रकम दे देती। मुझे ये बड़ी सहूलत हो गई थी कि पढ़ा लिखा लड़का था, सौदा सलफ समझदारी से लाता, कभी हिसाब किताब में हेरा फेरी और कोई गलती न करता। इतवार के दिन पौधों को पानी भी लगाता और गाड़ी वगैरह धोने का काम भी कर देता था। गर्ज जो मुआहदा किया उसकी पाबंदी उन्होंने की।
अलबत्ता इस लड़के को मैंने कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। हाँ, वो फैशन का काफी दिलदादा था, महंगी खुशबू लगाता और बड़े एहतमाम से तैयार होकर बाहर जाता। कभी कभी मैं मजाक में कहती थी, शबीर तुम कितने खुश अखलाक और बातमीज बच्चे हो, तैयार भी ऐसे होकर बाहर जाते हो जैसे लड़कियां किसी शादी में तैयार होकर जाती हैं। तुम लड़के से ज्यादा लड़की लगते हो। जब वो हंसकर कहता, बाजी मैं लड़की ही जैसा तो हूँ, देखो मेरे हाथ कैसे उजले हैं, मैं कोई सख्त काम कर भी नहीं सकता। लेकिन शबीर हो तो लड़के, अपनी माँ के इकलौते बेटे, उसके बुढ़ापे का सहारा हो। बेटा कोई अच्छी सी नौकरी तलाश कर लो, कम से कम कुछ न कुछ तो माँ के हाथ पे रखोगे ना। वो बूढ़ी है, उसकी उम्र अब कमाने की नहीं, फिर भी कितनी मेहनत करती है। तुमको अपनी माँ के बुढ़ापे का ख्याल नहीं आता? उसको आराम की जरूरत है। वो इस नसीहत को भी हंस कर टाल देता। बाजी ये सब अम्मा का तो अपना किया हुआ है। बाजी सब अम्मा का अपना किया है। क्यों घर बार गिरवी रखा, क्यों इतना कर्जा लिया, हमको भी दरबदर किया। गांव में तो हमारी इज्जत थी और यहाँ उनकी गलतियों की वजह से मैं और मेरी बहन दूसरों के दर पर पड़े हैं। अब ये कर्जा भी खुद ही उतारेंगी। वैसे भी मैं कोई सख्त काम नहीं कर सकता। मैट्रिक पास जरूर हूँ, सारा दिन काम के कितने मिल जाएंगे, 10-12 हजार। मैं लड़कों को कंप्यूटर सिखाकर इससे ज्यादा कमा लेता हूँ, मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है। अपने लिए हर माह अच्छे अच्छे कपड़े लेता हूँ। मुझे नित नए फैशन के लिबास का शौक है। बेशक माँ को कुछ नहीं देता, मगर मैं अपनी अम्मा और बहन के ऊपर बोझ नहीं हूँ। शबीर की अपनी ही मंतक थी। वो सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचता था। ब्रांडेड लिबास और जूते, नित नए महंगे मोबाइल फोन और आला क्वालिटी के परफ्यूम्स, उसके शौक अमीर जादों जैसे थे। फिर भला वो किसी दुकान या होटल पर सेल्समैन कैसे ठहर सकता था? बाहर लोग इसको किसी अमीर आदमी का फर्जंद समझते थे। उसके दोस्त भी अमीर ज्यादा थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आते। ताहम इसकी अच्छी आदत और अच्छे अखलाक की वजह से हमको इससे कोई शिकायत न थी। अपनी वालदा और बहन से भी इज्जत से बात करता और मुझसे तो बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम से पेश आता था। मैं जो काम कहती थी कभी इनकार न करता, फौरन कर देता। एक रोज बातों बातों में इसने कहा, बाजी अगर आप लोगों की किसी टीवी प्रोड्यूसर से वाकफियत हो तो मुझे टीवी ड्रामों में काम दिलवा दें। मुझे टीवी ड्रामे में अदाकारी का बहुत शौक है। इतना खूबसूरत है कि अगर किसी प्रोड्यूसर से मिलवा दें उसको तो शायद उसकी किस्मत खुल जाए। इन्हीं दिनों मेरी एक दोस्त हमारे घर आई। वो टीवी प्रोड्यूसर थी। मैंने इससे इस लड़के का तस्करा किया। कहने लगी मेरे पास भेजना, देखूंगी, अगर इसे चांस मिल गया तो ताउन करूंगी। फिलहाल मेरे बेटे की शादी है, मैं छुट्टी पर हूँ, कुछ दिनों बाद भिजवा देना। शबीर को भी बता दिया कि किसी से बात की है। वो बहुत खुश हुआ, रोज पूछता था, बाजी कब भेजेंगी टीवी वालों के पास। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों मेरा मार्केट जाना हुआ, कुछ फौरी खरीदारी करनी थी। मगरिब का वक्त हुआ तो मुझे फुर्सत मिली और मैं नमाज के बाद बेटे के हमरा मार्केट चली गई। गाड़ी एक जगह रोक कर उतरी। एक बहुत खूबसूरत नाजुक सी हस्ती सामने आ गई, जिसने चमकदार सितारों वाला जोड़ा पहना हुआ था और जेवर भी, सर पर दुपट्टा भी गोटे किनारे वाला, चेहरा मेकअप से ऐसा हसीन कि सिंगार ने 4 चांद लगा दिए, और झील सी आंखें गहरी, स्याह चमकते तारों की मानंद काजल भरी। मैंने हैरत से इसके चेहरे पर नजर डाली। अल्लाह की शान, इतनी खूबसूरत दुशेजा, नोखेज खुशबू में बसी जैसे गुलाब की कली हो। मगर क्या ये तीसरी जिन्स हो सकती है? नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो ये कुदरत का बहुत बड़ा सितम है। अभी मैं हैरतों के समंदर में गुम थी कि एक सफेद नाजुक सा चूड़ियों भरा हाथ मेरे सामने फैल गया और मानूस सी आवाज मेरे कानों से टकराई, बाजी अपने बच्चों का सदका अल्लाह आपको खुश रखे। उसके मकनातीसी हुस्न से मुतासिर होकर बेख्तियार हाथ पर्स में चला गया। मैंने 50 का नोट निकाला। तभी अगले लम्हे एक झटका सा लगा, जैसे मुझे कुछ याद आ गया। ये तो शबीर है। नहीं नहीं, शायद इसकी सूरत जैसी कोई सूरत हो, मगर आंखें तो वही थीं। फिर आवाज दसियों बार की सुनी हुई, समात में समाई हुई। मैंने चौंक कर इसे देखा। इसका हाथ अभी तक मेरे सामने फैला हुआ था। शबीर क्या ये तुम हो? नहीं, मेरी आंखें धोखा खा गई हैं। लेकिन मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? अभी मैंने उसके फैले हुए हाथ की तरफ 50 का नोट बढ़ाया ही था कि एक और गाड़ी बिल्कुल करीब आकर रुकी। एक नौजवान ने 1000 रुपए का नोट उसकी हथेली पे रख दिया और अपने बराबर वाली निशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कार का दरवाजा खोला। वो हसीन दोशेजा का स्वांग भरा हुआ लड़का उसकी कार में बैठकर नजरों से ओझल हो गया और मैं आंखें मलती रह गई कि ये मैंने क्या ख्वाब देखा था या हकीकत थी। इतने में मेरा बेटा खरीदारी करके आ गया और कार में बैठ गया। अम्मी जो आपने लिख कर दिया वो सब सौदा ले लिया है, याद कर लें, और भी कुछ तो नहीं लेना, बस अब घर चलो। उस रोज मैं कार से बस उतरी ही थी कि दोबारा बैठ गई। मुझ में सकत ही ना थी कि कुछ अपनी मर्जी का खरीदने बाजार के अंदर जाऊं। घर आकर बाद में गुमसुम थी। शबीर की माँ और बहन अपनी अपनी ड्यूटी देकर घर आ चुकी थी और ईशा की नमाज के लिए वजू कर रही थी, लेकिन शब्बीर घर पर नहीं था। मैंने पूछा, अफरोज शब्बीर कहाँ है? वो घर पर नहीं है क्या? बीबी वो अपने काम पर चला गया है। जाने से पहले आपको आवाज दी थी कि बाजी कोई सौदा मंगवाना है, लेकिन आप घर पर नहीं थी। इसे देर हो रही थी, ड्यूटी का वक्त हो गया था, तभी चला गया। जी चाहा कि अम्मा को सब कह दूं, मगर मैंने जबान बंद कर ली। सोचा इस नेक औरत को अगरचे पता नहीं कि इसका बेटा किस किस्म की ड्यूटी देता है तो इससे बहुत सदमा होगा। बेटे को बताना जरूरी था, सो मैंने उसे सारा
अहवाल बता दिया तो इसने कहा, मीन लोगों से कहें कि क्वार्टर खाली कर दें। तमाम मोहल्ला जानता है ये हमारे घर से निकलते हैं, कपड़े भी ठीक ठाक पहनकर बाहर जाते हैं। कल बेटे की सरगर्मियों से मोहल्लेदार आगाह होंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये हुलिये से मुलाजिम ही नहीं लगते। सभी समझते होंगे कि हमने अपने रिश्तेदारों को रिहाइश दी हुई है। खुदारा अपनी नेक नामी का कुछ ख्याल करें। बहुत हो गई खुदा तरसी, बस कल ही इनको निकालिए। ये बेछत बेआसरा समझकर अपने घर की पनाह देकर फिर निकाल देने से मेरा दिल कांप रहा था, क्योंकि खुदा का खौफ सामने आ रहा था। जबकि उनकी तरफ से हमको किसी तरह की भी कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उन्होंने कुछ हमें आराम ही पहुंचाया था। यूं भी सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा हुआ था। मैं कभी उनको ना निकालती, अल्लाह की खुशनुदी समझकर नेकी के ख्याल से रहने देती। अगर मैंने शबीर को अपनी आंखों से मार्केट के इशारे पर तीसरी जिन्स का स्वांग भरे और हाथ फैलाकर भीख मांगते ना देखा होता। लेकिन ये भीख नहीं मांग रहा था, एक कीमती कार वाले के मायनी खेज इशारा बेमानी न था। अब आधी रात के बाद लौट कर आने का मतलब मेरी समझ में आ चुका था। शक्लो सूरत से मासूम एक बेजरर लड़के को जो अपनी माँ का वाहिद सहारा था, न जाने कब और किसने इस राह पे लगा दिया था, जिस राह पर चलकर कौमे लूत बंदर बन गई थी। खुदा ऐसे लोगों को राह हिदायत दे जो नौखेज लड़कों को ये समझाते हैं कि गरीब लड़कियों का हुस्न ही बिकाऊ नहीं होता, हसीन नौउम्र लड़कों का हुस्न भी बिकता है, जिसके बदले कीमती परफ्यूम, कीमती मोबाइल और आला ब्रांडेड मलबूस खरीद कर वक्ती ऐश और मुस्तकिल दोजक का सौदा हो जाता है। आज कराची और वतन अजीज के दीगर शहरों के हर चौराहे पर शाम होते ही ऐसे कई मर्द खुसरों का स्वांग भरे भीख मांगने के लिए हाथ फैलाते नजर आते हैं। तब मैं सोचती हूँ कि हमारी वतन की अखलाकी अकदार को क्या हो गया है, हम किस सिमत जा रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि हजारों खुसरे एकदम कैसे बरसाती मेंढकों की तरह निकलकर सड़कों और चौराहों पर रौनक बाजारों के चप्पे चप्पे पर नजर आने लगे हैं। क्या हमारे मुल्क में हजारों की तादाद में खुसरे और हिजड़े पैदा हो रहे हैं? ये हुजूम की सूरत में मुल्क के हर शहर में फैलते जा रहे हैं। और क्या वाकई ये असल में तीसरे जिन्स हैं?